हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इस वक्त हम इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1857 में शुरू हुई थी, तो उसी मूवमेंट के डिफरेंट पीरियड्स को हम देख रहे हैं। जो डिफरेंट इवेंट्स हुए, जो डिफरेंट एपिसोड्स उसमें हुए, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे फ्रीडम फाइटर्स का है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हिस्ट्री भी इससे हमारी कवर होगी और इसमें थोड़ी हमारी पॉलिटी भी जो है कवर हो जाती है। तो खिलाफत मूवमेंट के बाद जो एक नया खिलाफत मूवमेंट आ गया, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी जो थी, जिसमें आपको हमने कल बताया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, A.O. ह्यूम ने बनाई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो लोगों को लीड कर रही थी और अंग्रेजों से लड़ने का तरीका बता रही थी, जिसमें गांधी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और इसीलिए जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 में शुरू हुआ, इट वाज कॉमनली नोन एज असहयोग आंदोलन आंदोलन यानी इसको असहयोग आंदोलन बोलते थे। यानी हम अंग्रेजों के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं रखेंगे, हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। This famous movement was started by Gandhi ji in 1920 AD and supported by Indian National Congress। ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली गांधी जी ने 1920 से ऑनवर्ड शुरू की, जिसमें पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया। और इस तरह हिंदुस्तान के लोगों को बोला गया कि भाई आप अंग्रेजों की चीजों का बाइकआउट करो, यानी फॉरेन मेड गुड्स। क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे जब आए थे तो वो कोश यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे और इंग्लैंड में जाकर, फ्रांस में जाकर वहाँ पे चीज़ें बनाते थे और वहाँ से वो चीज़ें यहाँ पे आती थी और हिंदुस्तान के लोग उनका इस्तेमाल करते थे। तो अंग्रेज़ों को, तो गांधी जी ने कहा भाई ये तो दो तरह से हमें लूट रहे हैं। एक, हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा है फॉरेन और वहाँ फैक्ट्री में चीज़ें बनती है और वही चीज़ें हमें वो महंगे दामों पे बेचते हैं और हम हिंदुस्तानी उनको अपने सर पे रखते हैं। जैसे वो एक फिल्म का सॉन्ग भी था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गांधी ने कहा ये कोई बात नहीं, दिल हिंदुस्तानी ये होगा तो उससे क्या फ़ायदा, आपका जूता भी, आपका पैंट भी, आपकी टोपी भी हिंदुस्तानी होनी चाहिए। समझ आ रहा आपको? तो इसलिए बोला गया कि जो फॉरेन गुड्स है उनका बाइकआउट करो और जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स है उनका बाइकआउट करो और जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स है, अंग्रेज़ों के स्कूल है, अंग्रेज़ों के जॉब्स है, उनका भी बाइकआउट करो। यानी ये सिर्फ इतना नहीं था कि आप चीज़ों का बाइकआउट करो, बल्कि बोला गया अगर कोई क्लर्क है, कोई लॉयर है, कोई फौजी है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अंग्रेज़ों के दफ्तरों में काम कर रहा है, तो उसको भी बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट गवर्नमेंट मिशनरी स्कूल, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ अंग्रेजी स्कूल डाले हैं, उनका भी बाइकआउट करो। बाइकआउट इलेक्शंस का भी बाइकआउट करो और इसी तरह जो ऑफिस है, जो जॉब्स है, उनसे भी आप उनका भी बाइकआउट करो। और गांधी का ये स्लोगन इतना हिट हुआ कि काफ़ी लोगों ने अपने जॉब छोड़ दिए, काफ़ी बच्चों ने अपना एडमिशन स्कूल से निकाल दिया, काफ़ी लोगों ने अपना ड्रेस चेंज किया। जो कल तक पैंट शर्ट पहनते थे तो दूसरे दिन उन्होंने धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है ये मूवमेंट बड़ी पॉपुलर हुई और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उन्होंने अंग्रेज़ों के पैंट जलाए, अंग्रेज़ों की टोपियाँ जलाई, अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ों को सड़कों पे तोड़ा। और इतना ही नहीं बल्कि ये पीसफुल, हालांकि गांधी ने कहा था ये पीसफुल है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, आपको नॉन कॉपरेशन सर करना है। हाँ सर खादी इसी को बोलते हैं। हाँ, खादी, खादी नहीं, खादी जो बेसिकली है इंडिया का जो ड्रेस है ना, खादी, यस यानी सर। आप वो कपड़े पहनो जो हम यहाँ बनाते हैं। जी। हाँ, तो इस तरह से गांधी ने कहा ये पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, आप तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करो, बाकी आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन लोग कहाँ मानते, लोग तो बड़े जज्बाती थे। उन्होंने क्या किया, चोरा चोरी, एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई और लोगों ने पुलिस स्टेशन ही जला दिया और उस पुलिस स्टेशन के अंदर जो फौजी थे, वो पुलिस वाले थे, उन सबको जिंदा जलाया। और इस चीज़ ने गांधी को परेशान, कहते हैं कि भाई 22 पुलिसमैन को जो है जिंदा जलाया गया उस पुलिस स्टेशन के अंदर। जैसे गांधी ने फिर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया, कहा भाई मेरा काम ये नहीं है कि आप किसी इंसान की जान लो, क्योंकि मेरा स्लोगन तो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, मैं चाहता हूं किसी को भी आप तकलीफ ना पहुंचाओ।
तो इसलिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लाई गई। और इसी दौरान जो है गांधी जो है गांधी को जो है बाद में पुलिस ने जो है अरेस्ट किया, 6 साल की जेल हो जाती है। 10th मार्च 1922 गांधी वाज अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर 6 years। जब ये वाक़ा हुआ, क्योंकि 22 पुलिस वालों को मारा गया, तो उसके बाद ये इल्ज़ाम गांधी के ऊपर लगा कि ये गांधी ने ही करवाया है, गांधी ने ही लोगों को उकसाया है। और इस तरह से गांधी को 6 साल तक जेल के अंदर बंद रखा गया। और इन 6 सालों में हिंदुस्तान में एक नई पार्टी जन्म लेती है जिसका नाम था स्वराज पार्टी, 1923। ये स्वराज पार्टी जो थी, ये बेसिकली जो कांग्रेस से ही कुछ लोग निकले, और जिनमें मोतीलाल नेहरू, जिसमें चित्तरंजन दास था, जिसमें चिंतामन केलकर था, इन तीनों ने एक अलग पार्टी बनाई स्वराज पार्टी के नाम से। और इन्होंने क्या कहा कि आवर अल्टीमेट गोल इज सेल्फ गवर्नमेंट एंड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इन्होंने कहा भाई हमें कोई नॉन कॉपरेशन नहीं करना है, हमें गांधी कहता है आप चीज़ों को छोड़ दो, आप अंग्रेज़ों के कपड़े मत पहनो, आप अंग्रेज़ों के स्कूलों में मत जाओ, आप अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ो। अरे भाई इससे क्या होगा, हम इस चीज़ को नहीं मानते, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए और हमें ब्रिटिश रूल का से आज़ादी चाहिए। इसका नाम था स्वराज पार्टी, जो 1923 में बनी। तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल बीच में आता है। इसके बाद हम वापस आते हैं, जब गांधी जी को छोड़ा गया तो गांधी जी ने फिर जो है साइमन कमीशन आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, साइमन कमीशन। तो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि हम हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स से, गांधी से, इंटरनेशनल कांग्रेस के लीडर्स से बात करेंगे। तो इस तरह वो एक कमीशन बनाते हैं जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसका नाम साइमन कमीशन क्यों था? क्योंकि इसका जो चेयरमैन था उसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसका चेयरमैन था, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ गया। लेकिन इस कमीशन में सिर्फ अंग्रेज थे। नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी वाज इंडिया, फ्रॉम इंडिया से कोई इसका मेंबर नहीं था। इसके जितने भी 6 मेंबर थे, इसमें 7 मेंबर्स टोटल थे इसमें, तो वो सारे अंग्रेज थे और इसका चेयरमैन भी अंग्रेज था। और 26 नवंबर को ये कमीशन बनाया गया, इस कमीशन को हिंदुस्तान भेजा गया। और कहते हैं कि जब ये हिंदुस्तान पहुंचा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने और जितने भी पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इस कमीशन को रिजेक्ट किया और इसको नाम दिया ऑल वाइट कमीशन, कि ये सारे सफ़ेद लोग हैं, ये सफ़ेद अंग्रेज है, इसमें कोई काला हिंदुस्तानी नहीं है। और कहा गया कि जो कमीशन हमारे लिए बनाया गया है इसमें कोई हमारा बंदा भी होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने खुद अपना कमीशन बनाया है और सारे लोग इंग्लैंड से आए हैं, इसलिए हम इनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साइमन कमीशन आता है इन फरवरी 1928। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, ये हिंदुस्तान आ जाता है और इसके खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज कॉल ऑफ स्ट्राइक देती है और पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हर जगह जो है स्ट्राइक हड़ताल इसके खिलाफ हो जाती है। सिर्फ स्ट्राइक हड़ताल ही नहीं, बल्कि एक पॉपुलर स्लोगन साइमन गो बैक विद ब्लैक फ्लैग्स जो है, सभी लोग जहां से भी ये जाते हैं इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं और हर तरफ से छोटे बड़े औरतें बूढ़े लोग साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगते हैं। लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो होती है, ये स्ट्राइक जो होती है, अंग्रेज पूरी कोशिश करते हैं इसको दबाने की। जहां से भी लोग एहतिजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो आर्मी आके उनको मारती है, पकड़ती है, जेल के अंदर डालती है। और गांधी जी का क्लियर था कि भाई आप कोई वायलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले चोरा चोरी में जो हुआ था, जिसके बाद गांधी 6 साल तक बंद रहा, गांधी ने भूख हड़ताल भी की उसके ऊपर। तो फिर लोगों को कहा गया कि जहां भी साइमन कमीशन जाएगा आप सिर्फ काला झंडा दिखाओ, आप सिर्फ साइमन गो बैक के नारे लगाओ, कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई गोली नहीं चलाएगा और कोई कुछ अटैक नहीं करेगा। तो इस वजह से ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन इस पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अंग्रेजों ने हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया। और इसके बाद ये कमीशन जब पहुंचा इंडिया, तो फिर उसके बाद लाला लाजपत राय एक कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने इसके खिलाफ लाहौर के अंदर जो है प्रोटेस्ट किया और उसको पकड़ा गया। लाला लाजपत राय को उसको काफ़ी पीटा गया, इतना पीटा गया कि नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। क्योंकि लाला लाजपत राय कोई मामूली बंदा नहीं था, इसको पंजाब केसरी के नाम से बोलते थे, लाइन ऑफ पंजाब, इसको लाइन ऑफ पंजाब बोला जाता था, पंजाब केसरी के नाम से इसको लोग जानते थे, लाला लाजपत राय। इनकी मौत हो जाती है इसी प्रोटेस्ट के दौरान और इससे लोग और भड़कते हैं।
वो सड़कों पे आके एहतजाज करते हैं साइमन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है, मारा जाता है, जेलों में डाला जाता है। लेकिन स्टिल ये कमीशन वापस जाने का नाम नहीं लेता, ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। और जब ये इंडिया में आके अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई है। सारा रिपोर्ट तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहली बात कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, जो इससे पहले अंग्रेजों ने बनाया था, जिसके जरिए से वो हिंदुस्तान को रूल कर रहे थे, इट सजेस्टेड ए फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर विद मैक्सिमम ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंस। इसमें बोला गया कि जो हमारा हमारा सेंटर, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगा, यानी हम अलग अलग रियासतों के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट्स बनाएंगे, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगा, और जो प्रोविंसेस होंगे, बाकी जो एरियाज़ होंगे, उनको थोड़ी बहुत आज़ादी मिलेगी। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया है और जो प्रिंसली स्टेट्स है, वो इसी एक्ट के अंडर, इसी फेडरल सिस्टम के अंदर रहेंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली गई, सिंध और उड़ीसा जो है, इनको अलग प्रोविंस बनाया गया। बर्मा जो अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही हिस्सा था, उनको उसको सेपरेट कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसी तरह इंडियन पुलिस सर्विस लाई गई, जिस तरह आईएएस केएएस आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस बनाई गई। तो इसमें कुछ चेंजेस लाई गई, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इसको जो है इसके ऑर्डर्स को नहीं माना। और लाला लाजपत राय की मौत इस समय हुई थी, और लाला लाजपत राय की मौत कोई मामूली मौत नहीं थी। इस वजह से हिंदुस्तान के जो यूथ थे, यंग जो थे, नौजवान जो थे, उनके अंदर खून भड़क उठा, और इसी वजह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA बनाई गई 1928 में। ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1928 में बनी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका फाउंडर था चंद्रशेखर आज़ाद, इसका फाउंडर था भगत सिंह, इसका फाउंडर था सुखदेव, और इन फ्रीडम फाइटर्स ने इस नई पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दिया। और ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश को कहा गया कि आपको हिंदुस्तान छोड़ना होगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते हैं कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनी, तो इसका चीफ जो था वो था चंद्रशेखर आज़ाद, और भगत सिंह जो था वो एक आइडियोलॉजिकल इंचार्ज था। काफ़ी यंग था वो, काफ़ी गर्म खून था उसके अंदर, भगत सिंह के अंदर। भगत सिंह की कहानियाँ तो आज आप भी सुनते हैं, काफ़ी सीरियल फिल्में उसके ऊपर बनी है, क्योंकि बड़ा ही जो है जोशीला बंदा था। तो जब इन्होंने ये पार्टी बनाई, इन तीन लोगों ने, तो जितने भी हिंदुस्तान के यूथ थे, नौजवान थे, कॉलेजेस के, स्कूल्स के स्टूडेंट थे, वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने। हालांकि गांधी तो पूरी कंट्री को लीड कर रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन जो यूथ था, जो नए नए लड़के आ रहे थे, वो भगत सिंह के दीवाने हो गए, वो चंद्रशेखर आज़ाद के दीवाने हो गए, और उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि दिस ग्रुप पॉजेस आइडियल्स विच वर डायरेक्टली अपोजिंग द महात्मा गांधी कांग्रेस, कि इस ग्रुप में जो लोग शामिल थे, भगत सिंह था या चंद्रशेखर आज़ाद या सुखदेव, ये गांधी की आइडियोलॉजी से जो है मेल नहीं रखते थे। इन्होंने गांधी को कहा कि हम आपकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते, क्योंकि गांधी तो कहता था ना, सिर्फ भाई अगर आपके दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां हाजिर करो, भाई मार खाओ, अहिंसा, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, भाई आपको लड़ाई नहीं करनी है। अगर अंग्रेज आपको मारता है तो मार खाओ, अंग्रेज आपको पकड़ेगा, जेल में डालेगा, कुछ मत बोलो। तो इन्होंने कहा भाई हम कब तक मार खाएंगे, 1857 से हम मार खा रहे हैं, और अंग्रेज हमें मार रहा है, अंग्रेज हमें जलील कर रहा है, अंग्रेज हमें जेल में डाल रहा है, और लाला लाजपत राय जैसे एक पॉलिटिकल फिगर को, जिसको शेर पंजाब कहते थे, इसको भी सरेआम लाठी से मार दिया। तो क्या हम तमाशा देखेंगे? इसलिए उन्होंने गांधी का बाइकआउट किया, गांधी को अपोज किया, कहा गांधी जी जो है, इनकी आइडियोलॉजी पता नहीं, हम इसके साथ नहीं मिलते। और इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी बनाई, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम गन का इस्तेमाल करेंगे, वेपन का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इसको मिलिटेंट नेशनलिज्म का नाम भी देते हैं। तो ये मिलिटेंट्स थे, ये मिलिटेंट थे, इनका काम था वेपन से अंग्रेज़ों के साथ लड़ना। और इन्होंने उस पुलिस वाले को भी मारा जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज किया था, लेकिन कहते हैं कि इनको एक बंदे को मारना था, तो इन्होंने दूसरे को मार दिया, तो और एक पुलिस वाले को भी मार दिया। अब जब उन्होंने इसको मार दिया, तो इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इनके पास केस चला, और इनको फिर फांसी पे चढ़ाया गया। भगत सिंह को भी और राजगुरु को भी जो है फांसी पे चढ़ा गया। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक एनकाउंटर में मारे गए,
कहते हैं उन्होंने खुद ही सुसाइड किया था। तो इस तरह से ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव जो है, इन तीनों का खात्मा हो जाता है और उसके साथ ये पार्टी भी खत्म हो जाती है। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी, जो बातें ये बोलते थे आज भी लोग इनको याद करते हैं। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन इन्होंने ही दिया था। पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही लगाया था। या डाउन विद इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी इनका स्लोगन था। और इस तरह से इन्होंने वो गाना भी गाया था जो आप अक्सर फिल्मों में सुनते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये हीरो बने, हिंदुस्तान की नेशनल मूवमेंट के ये हीरो बने। और इन्होंने जो है अपनी मौत से ये साबित करके दिखाया कि भाई हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना है। और ये मिलिटेंट नेशनलिज्म फिर जो है आगे भी बढ़ता रहा। लेकिन गांधी जी ही आगे जो है लीड करते रहे, क्योंकि भगत सिंह भी नहीं रहा, सुखदेव भी नहीं रहा, राजगुरु भी था वो भी नहीं रहा, चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं रहा। तो ये पार्टी भी उसके साथ खत्म हो गई। क्लियर यहाँ हो रहा है? जी सर। तो भगत सिंह इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि आज़ादी की तहरीक को इन्होंने एक नया रुख दिया। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाँ, माइक बंद करो। इसके बाद गांधी जी ने फिर एक और तरीका अपनाया, एक और मूवमेंट चलाई जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा संग मेल था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल में। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कानून को नहीं मानना, नाफरमानी करना। अंग्रेज जो आपसे कहता है उसको मत मानो, अंग्रेज जो कानून बनाते हैं उसको मन मानो, यानी उनकी बातों को मत मानो। पहले तो नॉन कॉपरेशन में क्या बोला था कि उनकी चीजों को मत अपनाओ, उनकी चीजों का बाइकआउट करो। लेकिन इसमें कहा गया कि जो वो कानून बनाते हैं, जो वो लॉज बनाते हैं, जो वो डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को मत मानो। तो शुरुआत कहां से हुई? कहते हैं अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि जो सॉल्ट है, नमक है, इसके ऊपर हैवी टैक्स लगेगा। क्योंकि अंग्रेज बड़े शैतान थे, उनको पता था कि नमक तो हर कोई खाता है। तब तो ब्लड शुगर इतना नहीं था ना जितना आजकल है, डॉक्टर कहते हैं नमक मत खाओ। तब तो लोग नमक खाते थे बहुत ज़्यादा। और नमक तो हर एक घर की ज़रूरत है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बिलियंस में है या करोड़ों में है, तो आप देखिए कितना नमक डेली यूज़ होगा। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि हम इस नमक के ऊपर हैवी टैक्स लगाएंगे, इतना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे कि हमें इससे इनकम आएगी। तो जब गांधी जी को पता चला, बोला गया कि नमक तो हमारा है, हमारे देश से निकलता है और अंग्रेज हमें ये इस्तेमाल करने नहीं देते, वो कहते हैं इस पे टैक्स लगेगा और इतना टैक्स लगेगा जो हम नहीं दे पाएंगे, तो हम क्या करें? तो गांधी ने कहा चलिए भाई मैं साथ चलता हूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप अंग्रेजों के कानून को मत मानो, ये जो टैक्स की बात कर रहे हैं इस छोड़ दो, इस टैक्स को हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, हम नमक खाएंगे, नमक का इस्तेमाल करेंगे। और गांधी ने आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन उसने शुरू किया, असल में ये गांव एक था जिसका नाम था दांडी। दांडी दांडी मार्च इसीलिए इसको बोलते हैं। दांडी जो है ये गांधी जी ने कहा कि हम जाएंगे वहां पे, समंदर के नज़दीक एक जगह है, और वहां पर जाके हम ये साल्ट ले लेंगे और हम देखेंगे कि कौन हमें रोकता है। तो गांधी जी ने ये मार्च पैदल शुरू किया, 390 किलोमीटर गांधी जी पैदल चले अपने साथियों के साथ। 23 डेज वो पैदल चलता रहा और 23 डेज गुजरने के बाद वो डांडी पहुंचते हैं और वहां से साल्ट लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और अंग्रेज़ों को बताते हैं कि आपने जो कहा था हम टैक्स देंगे, उसके बगैर आप ये नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम आपके कानून को नहीं मानते। इस मोमेंट में हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के कारोबारी सभी लोग गांधी के साथ चलते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपनाते हैं और अंग्रेज़ों को ये दिखाते हैं कि हम आपके कानून को नहीं मानते। तो ये 1930 का शुरुआत था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको दांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है जी सर। इस मार्च के बाद, हाँ, इस मार्च के बाद अंग्रेजों को वाकई लगा कि गांधी तो बड़ा खतरनाक लीडर है, ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, ये जो बोलता है करता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसके साथ बात करेंगे। गांधी को इनवाइट किया गया 5 मार्च 1931 को, और इनवाइट कहां पे किया गया?
लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने इनको बुलाया और गांधी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें दो बातें हुई। पहली बात, कांग्रेस वुड पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि भाई आपकी कांग्रेस जो है हमारे साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेगी, हमारे साथ बात करेगी, हम आएंगे और आपके साथ बात करेंगे। उसके लिए आपको इंग्लैंड चलना होगा, इंग्लैंड में हम बुलाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहां आप अपनी बात बोलोगे। दूसरा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुड बी स्टॉप्ड, कि आप इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है, नाफरमानी जो आप कर रहे हैं, कानून को नहीं मानते हैं, आप इसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि ये एक खतरनाक चीज है। अगर लोगों ने कानून को नहीं माना, हमारी बात नहीं मानी, तो हम कैसे रूलर है? तो गांधी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, आई विल ज्वाइन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिलहाल स्टॉप कर देता हूं। इसमें बोला गया कि दो चीजें आपको करनी है, एक तो आप कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दो। गांधी ने मान लिया और वो चला गया इंग्लैंड। उसके साथ सरोजनी नायडू थी, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंग्लैंड इंडिया भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू इसके साथ चली और गए, कॉन्फ्रेंस अटेंड की, लेकिन कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकला। अंग्रेज वही बोलते रहे जो वो बोलते थे। तो गांधी वहां से वापस आके जो है शामिल हो गए, और इसमें इस बार गांधी ने क्या किया? सत्याग्रह किया, मौत सत्याग्रह। कहा भाई हम भूख हड़ताल करेंगे, हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। और कहते हैं 21 डेज तक गांधी भूख हड़ताल पे रहा, फास्टिंग की। तो ये जो उसने सत्याग्रह शुरू किया, इससे अंग्रेज और परेशान हो गए, क्योंकि उनको डर था कि गांधी तो खुद ही कमजोर है, अगर ये भूख हड़ताल करके मर गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है गांधी को कहा कि भाई आप इसको छोड़ दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे। और उस वजह से फिर गांधी ने जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 14 जुलाई 1933 को जो है इसको सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है एक हिस्टोरिकल स्टेप था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान आती है और हिंदुस्तान के लोगों से बात करती है। और यहाँ पर जो पहली बार, इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इंडिपेंडेंट मूवमेंट, कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड से 16 मेंबर्स आते हैं, 16 मेंबर्स फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन, 16 मेंबर्स फ्रॉम हाउस ऑफ लॉर्ड। ये समझते हो, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड? यस सर, राज्यसभा लोकसभा। कौन सा राज्यसभा होगा? सर आई मीन नहीं जैसे सर, इंडिया लोग में आए, दो उधर से हाउसेज, 16, राज्यसभा इधर से 16 लोकसभा, कॉमन बाहर के वैसे ही है 16 हाउस बचे, ऑफ तो लॉर्ड्स 16 एंड हाउस ऑफ हाँ, कॉमन्स। जिस तरह इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, इसी तरह इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन होता है लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है अपर हाउस, क्योंकि उनके यहाँ भी पार्लियामेंट होता है, उसमें दो हाउसेज है। तो इस बार क्या हुआ, हाउस ऑफ कॉमन से 16 मेंबर्स को लाया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड से 16 मेंबर्स को लाया गया, एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। जो हिंदुस्तान से लोग थे, जो अंग्रेजों के कंट्रोल में इंडिया था, वहां से 20 मेंबर्स को, और 7 रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स, जो छोटी छोटी रियासतें थी, वहां से 7, यानी ये 27 जो थे ये इंडिया के थे, और 16 + 16 इंग्लैंड के थे। इन सबको बुलाया गया, एक कमेटी बनाई गई, और एक बिल पास की गई, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस बिल का ड्राफ्ट जो आया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई। फॉर एग्जांपल, इसमें बोला गया कि एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में आएगा, जिसका नाम होगा फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट। एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, जो ब्रिटिश इंडिया है उनको गवर्नमेंट, उनकी अलग गवर्नमेंट बनेगी, उनकी सरकार होगी, प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी होगी, और साथ ही जो है बाकी जो पावर्स रहेंगे वो ब्रिटिश क्राउन के पास रहेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट बनेगी जिस तरह आज हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह बोला गया कि फेडरल सिस्टम आएगा। आपको अपनी सरकार मिलेगी, दिल्ली में अलग सरकार होगी, मुंबई में अलग होगी, कोलकाता में अलग होगी। तो एक तरीके से ये हिंदुस्तान के लोगों को एक छोटी सी फ्रीडम यहां से मिल जाती है। अब लेकिन ये कंप्लीट आज़ादी की बात नहीं थी, इसीलिए 1935 के एक्ट के बाद गांधी ने एक और मूवमेंट शुरू कर दी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इट वाज अनदर मेजर माइलस्टोन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया स्टार्टेड बाय गांधी इन अगस्त 1942। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये बेसिकली अगस्त 1942 में गांधी ने शुरू किया, जो बेसिकली गांधी ऑर्गेनाइज्ड सिविल मूवमेंट एंड डिमांडेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यानी ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसमें गांधी ने कंप्लीटली कहा कि भाई अब हमें एक ही चीज चाहिए, वो है आजादी, इसके बगैर हम कोई और चीज नहीं मांगेंगे। यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात
क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन भी इसको बोलते हैं और अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को कहा गया कि भारत आपको छोड़ना है, अब इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है। बेसिकली ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, 1942, क्योंकि 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जिसमें इंग्लैंड फंसा हुआ था, इंग्लैंड को काफी नुकसान हुआ था। और इतना ही नहीं बल्कि इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटिशर्स ने तो हिंदुस्तान के फौजियों को भी वहां पे बुलाया, जो आप देखते हैं ना इंडिया गेट पे वो नाम लिखे हुए हैं, देखा है किसी ने? यस सर। हाँ, इंडिया गेट अगर गए हो तो उस पर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है और उसके ऊपर नीचे लिखा है कि ये वो लोग हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए। तो मतलब यह है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिंदुस्तान के फौजियों का इस्तेमाल हुआ था, हिंदुस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ, और ये बात हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि भाई आपको लड़ना है सेकंड वर्ल्ड वॉर तो लड़िए, हमारा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, हमें तो आज़ादी चाहिए। और दूसरी वजह यह थी कि इंग्लैंड अब कमजोर हो चुका था, ब्रिटिशर्स वहां फंसे हुए थे, वो परेशान थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो इंडिया वालों ने सोचा कि मौका गनीमत है, हम इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात बोलेंगे। तो इसी तरह से जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये काफ़ी पॉपुलर हुई इंडिया में, और हर तरफ से भारत छोड़ो जो है अंग्रेज़ों भारत छोड़ो उसका स्लोगन शुरू हो गया। और इस वजह से जो है अंग्रेज़ों को लगा कि अब वो ज़्यादा देर तक जो है हिंदुस्तान के ऊपर जो है रूल नहीं कर सकते, और दैट इज़ वाई उन्होंने फिर महात्मा गांधी को, जितने भी लीडर्स थे, उनकी बीवी कस्तूरबा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सारे लीडर्स को जो है जेल में बंद कर दिया, किसी भी लीडर को नहीं छोड़ा, सारे लीडर्स को जेल में बंद कर दिया ताकि ये डिमांड खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये डिमांड बढ़ती रही और हर तरफ से जो है लोग सड़कों पे निकलने लगे, वो प्रोटेस्ट्स करने लगे और जो है हड़ताल करने लगे, स्ट्राइक्स करने लगे, और इस आज़ादी की जंग में हर तरफ से जो है लोग शामिल हो गए। और बाद में ब्रिटिशर्स को उनको छोड़ना पड़ा, और उसके साथ साथ जो है दूसरी मूवमेंट शुरू हो जाती है, इंडियन नेशनल आर्मी, INA 1942। ये इंडियन नेशनल आर्मी जो थी ये बेसिकली हिंदुस्तान में एक और फ्रीडम फाइटर था, बड़ा पॉपुलर था, जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। नेताजी इसको बोलते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब देखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी आई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आई, लेकिन हमेशा हिंदुस्तानियों का नुकसान हो रहा है और हम मुकाबला करें तो कैसे करें। सर क्रिप्स मिशन भी आया है ना सर? हाँ सर क्रिप्स मिशन भी आया था, हाँ, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, वो लॉर्ड कब आया था? हाँ, वो बेसिकली हमें वो पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा डेवलपमेंट है ना ठीक वो है। उसी के रिलेटेड है, लॉर्ड माउंटबेटन और क्रिप्स मिशन का। तो यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी की बात आती है। ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनको ये महसूस हुआ कि अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें अंग्रेजों की तरह हथियार अपने पास होने चाहिए, हमें अंग्रेजों की तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने एक स्लोगन दिया कि हमारे पास आज़ाद हिंद फौज होनी चाहिए। और ये आज़ाद हिंद फौज का जो कंसेप्ट सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ये बेसिकली चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को ट्रेन करें, और उसके लिए ये जर्मनी गए, उसके लिए अफगानिस्तान से लेकर रशिया गए, और बाद में ये जापान चले गए, और वहाँ पर इन्होंने इस आर्मी को बनाया, जिसमें कहते हैं कि 50,000 लोग शामिल हो गए, और ये वहाँ पर इस फौज को ट्रेनिंग देने लगे, बराबर वॉर टेक्निक्स देते रहे, ताकि हम हिंदुस्तान में जाकर जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला करें। और काफ़ी पॉपुलर हुआ सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इसका जो स्लोगन था, पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन था इसका जय हिंद का स्लोगन, पहली बार इसी ने जय हिंद बोला था, जो पॉपुलर हुआ। और दूसरा स्लोगन इसका था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। उसने एक किताब भी लिखी है द इंडियन स्ट्रगल। तो इस तरह से कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस काफ़ी पॉपुलर हुआ, और इसलिए उसने जो फौज बनाई थी, उनका टारगेट था कि हिंदुस्तान आकर वो उनसे लड़े। तो इसमें जापान भी इनकी मदद कर रहा था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर का मसला था, इसलिए वो उसका यूज़ कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन बाद में जो मिस्ट्री हुई कि वो जहाज़ में जा रहा था जापान के अंदर, वो क्रैश हो गया,
और 18 अगस्त 1945 को उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि किसने उसकी मौत करवाई। कुछ लोग तो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने ही करवाया, जो यहाँ पे लीडरशिप थी उनको शायद खतरा महसूस हुआ। सुभाष चंद्र बोस इतना पॉपुलर हो रहा था कि अगर वो यहाँ पे आकर फौज लाता, अंग्रेज चले जाते, तो शायद वो पहला प्राइम मिनिस्टर या पहला प्रेसिडेंट इंडिया का हो जाता। क्योंकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ये बड़े जोशीले थे, इनकी तकरीरें बड़ी मजबूत थी, तो शायद ये गांधी को भी पीछे छोड़ देता। तो अचानक उसकी मौत हो जाती है और ये आज़ाद हिंद फौज का जो कंसेप्ट था, ये जो सपना उसका था, ये वहीं पे रह जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं, नेशनल फ्लैग भी हम पढ़ेंगे वहाँ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब लास्ट पे है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इतनी सारी जो मूवमेंट्स चली, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, आज़ाद हिंद फौज या मिलिटेंट नेशनलिज्म, गांधी का सत्याग्रह, तो आखिरकार जो है अंग्रेज कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से, वैसे वरना इन चीज़ों से वो डरने वाले नहीं थे, इतनी आसानी से वो हिंदुस्तान को नहीं छोड़ते। एक तो सेकंड वर्ल्ड वार में उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, उनको काफ़ी लॉस हुआ था, इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ था, उनकी फौज भी वहाँ पर मरी थी। तो दूसरी रीज़न ये थी कि हिंदुस्तान के लोग अब पूरी तरह से तैयार थे, डू और डाई सिचुएशन, करो या मरो, कि लास्ट गांधी ने लास्ट स्लोगन दिया था, डू और डाई, भाई या तो मरो या तो करो, या तो अंग्रेजों को भगाओ या हार मानो। तो इसलिए उन्होंने फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था? इसमें बोला गया कि अब इस हिंदुस्तान के दो हिस्से कर दिए जाएंगे, एक हिस्सा होगा हिंदुस्तान इंडिया, दूसरा होगा पाकिस्तान। और इंडिया को अलग कर दिया गया, उसकी बाउंड्री लाइन खींची गई, और उसमें जो है लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर जनरल थे, पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, और पाकिस्तान में जो है अली मोहम्मद जिन्ना जो है वहाँ पे गवर्नर जनरल बने, रियाकत अली खान जो है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। और इस तरह 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान को आज़ादी मिली, और 15 अगस्त को जो है हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, और इस तरह से इस इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है एंड हो गया।